नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरघाची ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और इजरायल मौजूदा संघर्ष का दायरा बढ़ाने के लिए अन्य देशों को शामिल कर सकता है। ये झूठा अभियान चला सकता है या फिर कोई झूठा अभियान। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि विदेश मंत्री जो है उनके साथ फोन पर बातचीत हुई है। अरघाची ने कहा है कि वाशिंगटन और तेल अवीव ईरान के खिलाफ आक्रामकता जो है वो बढ़ाने के लिए अन्य देशों में शामिल होने का प्रयास कर सकते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए कहा कि देश का दायित्व है कि वो अपने क्षेत्र या फिर संसाधनों का इस्तेमाल आक्रामक योजनाओं में ना होने दे। अरघाची ने अमेरिका और इजरायल द्वारा पिछले महीनों में किए गए हमलों की संयुक्त राष्ट्रीय चार्टर के उल्लंघन और अन्य आक्रामकता का मामला बताया है। उन्होंने सभी देशों से मानवीय कानून उल्लंघनों की निंदा करने की अपील की और चेतावनी दी कि उदासीनता और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय नैतिक व्यवस्था को कमजोर करेगी। इससे पहले ईरानी राष्ट्रपति जो है उन्होंने आवाज पर ड्रोन हमले में अमेरिका और ईरान के बीच आरोप प्रत्यारोप की स्थिति पैदा कर दी थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा है कि देश में कुछ राजनीतिक गठबंधनों का उद्देश्य जो है वो सनातन धर्म को कमजोर करने और मिटाने का है। उन्होंने बताया कि ये उनकी सनातन धर्म जिसे स्वामी विवेकानंद और लोकमान्य तिलक जैसी महान हस्तियों को प्रेरित किया। प्रधानमंत्री ने चेतावनी दी है कि आज ये गठबंधन जो है। इसके साथ ही मोदी ने कहा है कि देश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान की रक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने ये भी जोर दिया कि लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए और देश की एकता, धार्मिक मूल्यों और राष्ट्रीय गौरव की रक्षा करनी चाहिए। नहीं दूंगी। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम। जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग। वहीं समाजवादी पार्टी आज रैली कर रही है। विधानसभा चुनाव के अभियान का आगाज कर दिया है। सपा ने दादरी में समाजवादी समानता भाईचारा रैली का आयोजन किया है और ऐसे में माना जा रहा है कि सपा इसके जरिए अपने चुनाव अभियान को तेज करेगी। अखिलेश यादव की रैली से पहले ही दादरी में भारी भीड़ देखने को मिली। लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और मैदान में जगह जगह समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। रैली में युवाओं और किसानों ने खासा उत्सव भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने रविंद्र चौधरी के नेतृत्व में गढ़ में विधानसभा 60 से चुनाव जीतने का संकल्प भी लिया है। उन्होंने कहा कि 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार में SC, ST और OBC समाज के लोगों पर दर्जनों फर्जी मुकदमे वापस भी लिए जाएंगे। बता दें कि अखिलेश यादव की जनसभा है आज और ऐसे में हजारों की तादाद में जो समर्थक है वो जुटे हुए। ऐसे में कहा जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये रैली बेहद ही खास मानी जा रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव की जनसभा में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव ने भाईचारे पर यहां पर जोर दिया है। इसके साथ ही सपा के हजारों कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे हुए हैं, जिसके साथ ही अखिलेश यादव आज जनसभा को संबोधित भी करेंगे। ऐसे में चुनावी आगाज जो है अखिलेश यादव ने कर दिया है। वहीं अभिनेता से नेता बने विजय ने रविवार को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए अपनी पार्टी DVK के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है और इस घोषणा से साथ ही DVK ने चुनावी मैदान में अपनी मजबूत एंट्री का संकेत भी दे दिया है। और इस लिस्ट के अनुसार सुपरस्टार विजय जो है वो खुद पेरुबंदर और साथ ही रिची ईस्ट सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी के जनरल सेक्रेटरी N आनंद को T नगर से टिकट दिया गया है। DVK ने सीट से VS बाबू को उतारा है जो कि मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, जहां उनके मुकाबला जो है उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन से होगा।
चेन्नई में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करते हुए विजय ने कहा कि ये सिर्फ उम्मीदवारों की सूची नहीं बल्कि जनता के असली रक्षकों का ऐलान है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार आम पृष्ठभूमि से आते हैं और वो आम लोगों की समस्याओं को बेहतर समझते हैं। विजय ने दूसरे दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कई मौजूदा विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त है और जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते हैं। उन्होंने कहा कि एक विधायक के लिए अनुभव से ज्यादा ईमानदारी, जिम्मेदारी और जनता के प्रति समर्पण जरूरी है। वहीं लखनऊ में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था में नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज शाम 4 बजे लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है चयनित नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और इस कार्यक्रम के तहत 20 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा मंच पर सीधे नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे, जबकि शेष अभ्यर्थियों को उनके संबंधित जिलों में ऑनलाइन माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। चयन अभ्यर्थियों में 335 पुरुष और 320 महिला उम्मीदवार शामिल हैं, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और ये नियुक्ति प्रक्रिया प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे न केवल अस्पतालों में स्टाफ की कमी दूर होगी बल्कि मरीजों को बेहतर और समय पर चिकित्सा सुविधा भी मिल सकेगी। कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसे लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। नए नियमों के तहत एम्बुलेंस चालक किसी नए निर्धारित कंपनी तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि वो किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन भरवा सकेंगे। साथ ही आपात स्थिति में नकद भुगतान की भी अनुमति दे दी गई है और जिससे एम्बुलेंस सेवाओं के संचालन में आ रही बाधाएं दूर होगी। अब तक ये व्यवस्था जो है वो एम्बुलेंस केवल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पेट्रोल पंपों से ही ईंधन ले सकती थी, लेकिन हाल ही में ईंधन संकट के चलते प्रदेश के करीब 30 जिलों में 102 और 108 सेवाएं प्रभावित हुई थी और इस समस्या को गंभीरता से देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। वर्तमान में प्रदेश में 102 सेवा की लगभग 2270 और 108 सेवा की करीब 2200 एम्बुलेंस संचालित हो रही हैं। नए नियम लागू होने के बाद से अब एम्बुलेंस सेवाएं बिना किसी रुकावट के संचालित हो सकेंगी, जिससे आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में तेजी आएगी और मरीजों को समय पर इलाज मिल सकेगा। ये निर्णय जो है स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावित और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं राजस्थान के बीजेपी नेता मदन राठौर और अन्य गणमान्य लोग प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात का 132वां स्मरण सुनने के लिए एकत्रित हुए और इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर के एक नागरिक का उदाहरण देते हुए बताया कि कैसे उसने सोलर पैनल का उपयोग करके सोलर पंप से अपनी आजीविका को सुदृढ़ किया है। प्रधानमंत्री ने इस अनुभव को साझा करते हुए लोगों को स्वच्छ ऊर्जा और स्वयं सहायता को प्रेरित किया है। मदन राठौर ने कहा है कि ऐसा उदाहरण आम जनता को नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है और सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभों को जनता तक पहुंचाने में मदद करता है। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता और विकासकारी प्रयासों की सराहना की। चित्रकूट धाम में नकली सामान बनाने और बेचने के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बढ़ते नकली कारोबार को रोकने के लिए दिल्ली की एक विशेष डिटेक्टिव एजेंसी और स्थानीय पुलिस से संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। जांच में सामने आया कि कुछ लोग बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम पर अवैध तरीके से नकली माल तैयार करके उसे बाजार में सप्लाई कर रहे थे। सूचना के आधार पर चित्रकूट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक साथ 2 दुकानों और उनके गोदामों पर छापा मारा है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली सामान बरामद किए गए हैं। पूछताछ में दुकानदार अमित जायसवाल ने बताया कि वो माल जो है वो प्रेम, पवन और मामा नामक व्यक्तियों से इलाहाबाद से लाते थे। मामले में कॉपीराइट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये मामला ऐसा है जो चित्रकूट थाना है, चित्रकूट जिले के अंतर्गत। यहाँ पर अमित जायसवाल और धर्मेंद्र जायसवाल जिनकी जो दुकान है आकाशवाणी, न्यू आकाशवाणी, यहाँ पर हमको बहुत इनपुट मिला था कि यहाँ पर बहुत नकली माल बेचा जा रहा है और राजस्व को हानि भी कर रहे हैं ये, और जो इंटरनेशनल और नेशनल जो ब्रांड्स है उनका जो सिंडिकेट है उनको भी ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो इन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है अमित जायसवाल ने। उन्होंने बताया कि जो पेमेंट कंपनी मामा और पवन जो इलाहाबाद है वहाँ से माल लेके आते हैं और वो माल जो लाके यहाँ पर वो बेचते हैं। अभी ये पता लगाना जा रहा है कि ये माल यहाँ के अलावा और किस किस जिलों में बेचते हैं या आउट ऑफ स्टेट भी ये जो है माल बेच रहे हैं क्या। तो अभी इनमें तफ्तीश चल रही है और हमें चाह रहे हैं कि आगे की कार्रवाई हो और पुलिस इसमें और भी इन्वेस्टिगेशन करे, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे और इलाहाबाद के अंदर जो ये दुकानें हैं इनके ऊपर भी हम कार्रवाई करने के लिए हमारी कंपनी पूर्ण रूप से तैयार बैठी है।
सर ये जो अभी क्या धाराएं मतलब क्या एफआईआर दर्ज हो चुकी एफआईआर है? दर्ज हो चुकी है इसमें और चित्रकूट थाने के अंतर्गत, जिसमें आकाशवाणी है, न्यू आकाशवाणी है, अमित जायसवाल और धर्मेंद्र जायसवाल है, इन दोनों की जो दुकानें हैं। इसके अलावा दूर दराज से जहाँ से ये माल आता है और इनके द्वारा जो बेचा जाता है, उनका भी उनमें नाम दर्ज है एफआईआर के अंदर। किन धाराओं में दर्ज हुआ है सर? ये अपने कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जो एक्ट है ना, उसके अंतर्गत हुआ है। और जो न्यू BNSS है, वहीं देसूरी क्षेत्र में ब्रह्म कुमारीज संस्था द्वारा कल्याण सरोवर परिषद में शिवालय के भूमि पूजन और सरोवर के शिलान्यास का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री और विधायक पुष्पेंद्र सिंह रणावत ने विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यक्रम को संपन्न किया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री और विधायक के कर कमलों द्वारा कल्याण सरोवरों का शिलान्यास और शिवालय की भूमि पूजन भी किया गया। आयोजन स्थल पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के चलते हुए वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर रहा। क्षेत्र के श्रद्धालु, गणमान्य नागरिक और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और भक्तिभाव से कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। हनुमानगढ़ के नेहरू बाल वाटिका विद्यालय में शनिवार को शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट और होरिबा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के तत्वाधान में एक चिकित्सा और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर का कुल 1273 ओपीडी दर्ज की गई है और 224 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया है। कार्यक्रम का शुभारंभ जो है वो ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी रघुवीर शर्मा, हेमराज शर्मा, शंकरलाल शर्मा, साथ ही कई लोग मौके पर उपस्थित रहे। इसके साथ ही दीप प्रज्वलित कर शिविर का उद्घाटन किया गया। शिविर में जयपुर के राजकीय सवाई मानसिंह अस्पताल के चिकित्सकों ने निःशुल्क परामर्श दिया और साथ ही ऐसे में कई जगहों से लोग जो मौके पर उपस्थित रहे और उन्होंने डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया। सर, होरिबा एक जापानीज कंपनी है और इंडिया में हमारे 5 जगह ऑफिसेज हैं, 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। होरिबा बेसिकली मेडिकल इक्विपमेंट भी बनाती है, जो हमारा काफ़ी बड़ा बिजनेस है। तो जो भी आप ब्लड टेस्ट करते हो या यूरिन टेस्ट करते हो या क्लिनिकल केमिस्ट्री टेस्ट करते हो, उन सबकी इक्विपमेंट हम इंडिया में ही नागपुर और हरिद्वार फैसिलिटी में बनाते हैं। और नागपुर में इक्विपमेंट बनते हैं और हरिद्वार में आपके मेडिकल रिएजेंट्स बनते हैं। और इसके अलावा हम एनर्जी, एनवायरनमेंट, मटीरियल्स और सेमीकंडक्टर्स में भी हैं। सर, होरिबा इस शिविर में दूसरी बार पार्टिसिपेट कर रहा है। फर्स्ट टाइम हमने 2021 में पार्टिसिपेट किया था, जहाँ पे लगभग 1800 लोग इस शिविर में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उनको बेनिफिट हुआ। और हम देख रहे हैं इस बार जब हम दूसरी बार आए हैं, जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम भी बड़ी हुई है। यहाँ पे जो स्पेशलाइजेशन है वो भी इंक्रीज हुई है एंड काफ़ी ज़्यादा अलग अलग विलेजेस से और दूर से लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी शारदा देवी ट्रस्ट का, इनकी पूरी टीम का, जो सिर्फ एक शिविर ही नहीं लगा रहे बट पर्सनली आके देख रहे हैं कि कितने पेशेंट्स हैं या डॉक्टर्स की टीम है वो उसमें अच्छे से इन्वॉल्व हो और सोसाइटी को बेनिफिट हो। सर, होरिबा एक जापानी। अमेठी में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति के महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आयोजित की गई, जिसमें सांसद जो है किशोरी लाल शर्मा ने भाग लिया। बैठक के दौरान उन्होंने जिले में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों की विस्तार से समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने और साथ ही गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश दिया। सांसद ने स्पष्ट कहा है कि विकास योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचना चाहिए, जिसे किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने हाल ही के दिनों में गैस संकट को लेकर फैल रही खबरों पर भी चिंता जताई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इस संबंध में आम जनता को सही और स्पष्ट जानकारी दी जाए, ताकि किसी भी प्रकार का भ्रम या फिर अफवाह न फैले। देखिए, एक तो 2-3 ज्वलंत समस्याएं थी, जैसे गैस को लेके कि शॉर्टेज है, प्रशासन का कहना है कि शॉर्टेज नहीं है, तो हमने फिर निर्देश दिया अगर शॉर्टेज नहीं है तो गवर्नमेंट आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके बताइए कि भाई हमारे पास पर्याप्त मात्रा में होती है, कोई दिक्कत नहीं, पैनिक ना लोग करें। तो फिर जो एक और समस्या है कि शादी विवाह में अभी शादियों का सीज़न शुरू होने जा रहा है, तो उसके अंदर वो कैसे कमर्शियल सेंटर उनको कैसे मिलेंगे, तो उसके ऊपर भी हमने थोड़ा निर्देश दिया कि भाई, तो उसके ऊपर उनका जवाब था कि जिनके कार्ड आ जाएंगे, शादियों के कार्ड आएंगे, तो उनको वो स्पेशल तरीके से डील करेंगे। और हमारे हॉस्पिटल जो हॉस्टल हैं, इनके लिए डीएम साहब ने कहा कि हम प्राथमिकता के ऊपर इनको कमर्शियल सिलेंडर मुहैया कराएंगे। देखिए,
वहीं कानपुर में गैस सिलेंडर की कमियों को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने बड़ी मांग उठाई है। उन्होंने 28 मार्च 2026 को जिलाधिकारी को पत्र लिखकर सार्वजनिक कार्यक्रमों, विवाह समारोह और भंडारों और अन्य सामाजिक धार्मिक आयोजन के लिए कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की मांग की। अपने पत्र में उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में गैस सिलेंडरों की कमी के चलते आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ने कहा कि सिलेंडरों की उपलब्धता न होने के कारण विवाह, मुंडन जैसे पारिवारिक कार्यक्रमों के साथ साथ भंडारे और अन्य धार्मिक आयोजन भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि एक व्यवस्थित आवेदन अधिकारित प्रणाली लागू की जाए, जिससे जरूरतमंद लोगों को उनकी आवश्यकता अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा सके। वहीं अमेठी जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता को अपने बेटे की 13वीं संस्कार के लिए गैस सिलेंडर तक नसीब नहीं हो पाया है। पीड़ित के अनुसार वो संस्कार के लिए गैस सिलेंडर बुक करने की प्रक्रिया में था, लेकिन जब उसके ऑनलाइन स्टेटस चेक किया गया तो सिस्टम में सिलेंडर पहले ही डिलीवर हो चुका था। और ऐसे में जब पीड़ित का साफ कहना है कि उसे कोई भी सिलेंडर नहीं मिला है और इस घटना से पीड़ित परिवार में गहरा संकट है, क्योंकि 13वीं जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक संस्कार के आयोजन में गैस की जरूरत अत्यंत ज्यादा है। समय पर सिलेंडर न मिलने के कारण पूरे कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है। पीड़ित ने संबंधित गैस एजेंसी संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। मामले ने न केवल गैस वितरण प्रणाली की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि ये भी उजागर करता है कि किस तरह से आम लोगों को आवश्यक सेवाओं से लापरवाही का सामना करना पड़ रहा है। हमारे लड़के का देहांत हो गया है, कल जो है शुद्ध है और मंगलवार को 13वीं है। जब हम गैस की आवश्यकता पड़ी और गैस के बारे में जानकारी लेना चाहिए, अपने मोबाइल से बुक किया तो पता चला कि आपका जो है रिफिल 18 फरवरी को हो चुका है और आगामी 4 अप्रैल के पहले नहीं हो पाएगा। इस संबंध में जब हमने विजय किशोर से बात की, सुधांशु गैस सर्विस गौरीगंज कटालालगंज, तो उनके द्वारा जो है अभद्रता से बात की गई और उनके द्वारा कहा गया कि कुछ हो नहीं पाएगा इसके पहले और आपको जो करना हो करिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम सब परिवार तो भाग दौड़ में, हमारे बच्चे की तबीयत खराब चल रही थी तो कोई घर ही पर नहीं था, तो बुक कराने कोई सवाल ही नहीं है। ना हमारे पासबुक पे चढ़ा है, किताब पे चढ़ा है। हमने जो है इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के जिला पूर्त अधिकारी को अपने पासबुक किताब की और स्क्रीनशॉट लेकर के जो मैसेज आया था 4/4 का और जो 18/2 दिखाई दिया, उस मैसेज को हम जिला पूर्त अधिकारी को उप जिला अधिकारी गौरीगंज को भेज दिया है और मौखिक रूप से बता भी दिया है। क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा जांच करके कार्रवाई की जाएगी। हमारे वहीं अमेठी जिले में अवैध रूप से डीजल भंडारण का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान करीब 1400 लीटर डीजल बरामद की है। ये कार्रवाई अमेठी कोतवाली क्षेत्र के पूरे गांव का बताया जा रहा है, जहां पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तलाशी के दौरान 4 नीले ड्रमों में बड़ी मात्रा में डीजल अवैध तरीके से पाया गया है, जिसके बाद से तत्काल उसे कब्जे में ले लिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय आपूर्ति निरीक्षण भी मौके पर पहुंच गए और पूरे प्रकरण की जांच करते हुए आवश्यक कार्रवाई की। बराबर डीजल की सुरक्षा की दृष्टि से एक पेट्रोल पंप संचालक को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं संबंधित टीम ने इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।